आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम हड़प्पा कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। राजनीतिक दशा क्या थी, इस पर बात करते हैं। पहली बात थी कि सुदृढ़ प्रशासन था। प्रशासन की स्थिति अच्छी थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, यहाँ पर दुर्ग, प्राचीर, सामान्य लोगों का निवास, यह स्पष्ट कर देता है कि इस प्रकार की व्यवस्था किसी सुदृढ़ सुदृढ़ प्रशासन के अंतर्गत ही हो सकती है। यद्यपि राजनीतिक स्थिति की जानकारी के लिए लिखित साक्ष्यों की कमी है, और जो साक्ष्य हैं आप सभी को ज्ञात है कि लिपि यहाँ की अपठनीय है। दावा बहुत किया गया है कि पढ़ा गया है, किंतु वस्तुतः पढ़ा नहीं गया है। इस कारण से वस्तु स्थिति की जानकारी साहित्यिक स्रोतों से या लिखित स्रोतों से प्राप्त नहीं होती, किंतु जो व्यवस्था है उसको देख के यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन सुदृढ़ रहा होगा। शासन में धर्म की भूमिका का अनुमान किया गया है, इसकी संभावना अवश्य है। बाशम, पिगट, व्हीलर और जय नारायण पांडे ने इसे स्वीकार किया। जिस प्रकार से सार्वजनिक स्नानागार का धार्मिक स्वरूप दिखता है, अग्निकुंड का प्रयोग जिस प्रकार से हुआ है, सार्वजनिक भोजनालय का अनुमान किया गया है, मातृदेवी की मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई हैं, पशुपतिनाथ, इसी प्रकार से जल का महत्व और अन्य प्रकृति की जो पूजा, सूर्य की पूजा या वृक्षों की पूजा या नागों की पूजा के जो प्रमाण मिलते हैं, इन प्रमाणों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि शासन में धर्म की भूमिका अवश्य रही होगी, ऐसा स्वीकार किया जाता है। राजधानी के विषय में 2, 3 या इससे अधिक राजधानी का अनुमान किया जाता है, किंतु यह केवल अनुमान है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा आदि को राजधानी के रूप में संभावित राजधानी हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई स्पष्ट प्रमाण ऐसे नहीं मिलते कि रहा होगा, किंतु जो प्रशासनिक भवन है, सार्वजनिक भवन जहाँ पर दिखते हैं, उससे अनुमान किया जाता है। और नगर की जनसंख्या, उसकी केंद्रीय स्थिति के आधार पर इनमें से कोई राजधानी अवश्य रही होगी या सेंटर केंद्र का केंद्र अवश्य रहा होगा। समानता के आधार पर भी सामान्य शासन भी हो सकता है, किंतु बड़े नगर और वहाँ के सार्वजनिक भवनों से इनके राजधानी होने का अनुमान किया जाता है। जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ऐसा हंटर मुख्य रूप से मानते हैं। यहाँ की व्यवस्था को देख के भी ऐसा लगता है कि जनतांत्रात्मक शासन रहा होगा। गुलाम पद्धति का अनुमान वाल्टर रूबेन और वी स्टर्व ने अनुमान किया कि यहाँ पर गुलाम पद्धति थी। किस आधार पर इन्होंने ऐसा अनुमान किया, किंतु ये इस मत को मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि सत्ता के पृथक पृथक स्रोत थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की काफ़ी दूरी है, 500 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, तो इनके पृथक पृथक स्रोत हो सकते हैं। बड़े नगर कई स्थलों पर दिखते हैं, इसलिए सत्ता के पृथक स्रोत होने का भी अनुमान किया जाता है। शांति प्रियता, हथियार, जो आक्रमणकारी हथियार हैं उनकी कमी है, कम हथियार प्राप्त हुए हैं, किंतु नगर व्यवस्थित हैं, इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। इससे शासन के भी शांतिप्रिय होने के, आक्रामक नहीं होने के अनुमान किए जाते हैं। इसी प्रकार से सुदृढ़ स्थानीय शासन व्यवस्था थी, क्योंकि जिस प्रकार से नगर बसे हैं, जिस अनुशासन के साथ नगर हैं, नालियों की व्यवस्था है, पानी निष्कासन की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, चबूतरे बने हुए हैं, वृक्षारोपण किया गया है, सड़कें जिस प्रकार से बनी हुई हैं, ये स्पष्ट कर देता है कि स्थानीय शासन सुदृढ़ था। नगर राज्यों की संभावना भी व्यक्त की गई है, क्योंकि बड़ी दूरी पर ये नगर स्थित हैं, इसलिए ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये पृथक नगर रहे होंगे। छोटे छोटे नगर राज्य की जैसी स्थिति रही होगी, यहाँ सब जगह अलग अलग पृथक पृथक शासन थी। हो सकता है कि इनमें साम्यता हो, किंतु जय नारायण पांडे और कुछ विद्वान नगर राज्यों की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग इसमें पुरोहितों के शासन में हाथ होने
का विश्वास करते हैं। इनमें जयनारायण पांडे और व्हीलर भी इस तरह की बात कहते हैं। तो इस काल का राजनीतिक जीवन, उसके बारे में यह अवश्य कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से प्रशासन सुदृढ़ था, अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि इस प्रकार से व्यवस्थित नगर जिस प्रकार से देखने को मिलते हैं उससे इसका अनुमान किया जाता है। किंतु लिखित स्रोत नहीं होने के कारण पूरी स्पष्टता के साथ ये बात नहीं कही जा सकती। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पृथक पृथक शासन की संभावना अधिक है, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र में इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए एक छत्र शासन यहाँ पर रहा होगा ऐसा अनुमान नहीं लगता है। नगर राज्य होने की संभावना अधिक है, धर्म प्रभावित था ये भी माना जाता है। राज्यों की अलग अलग राज्यों की संभावना अधिक प्रतीत होती है। संभवतः जनतंत्र रहा होगा ऐसा भी माना जा सकता है, क्योंकि राजतंत्र के प्रमाण महल, अगर राजा कोई होते तो महल होना चाहिए था, उस तरह के महलों का अभाव है। तो सामान्यतः जनतंत्र, किंतु पृथक पृथक या नगर राज्य जैसे शासन की व्यवस्था यहाँ पर रही होगी ऐसा अनुमान किया जाता है। आइए अब हम सामाजिक दशा पर चर्चा करते हैं। लिपि अपठनीय है, लिखित आधार नहीं है, स्रोत जो हैं वो मूक हैं, जो कुछ भी वस्तुएं खुदाई से प्राप्त होती हैं उसी के आधार पर अनुमान किया जाता है। वर्ग विभाजन अलग से नहीं था, परंतु व्यवसाय के आधार पर, कार्य के आधार पर विभाजन अवश्य रहा होगा। जो अनुमान किया जाता है सामाजिक संगठन का, 4 भागों का अनुमान व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। प्रथम वर्ग में विद्वान, शिक्षित वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग रहा होगा। इसमें पुरोहित जो धर्म का कार्य करते थे, चिकित्सक, शिक्षक और ज्योतिषी आदि का वर्ग, या तंत्र मंत्र करने वाले पुरोहित वर्ग और इससे संबंधित चिकित्सक आदि का प्रथम वर्ग माना गया है। दूसरा, योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारियों का, जो प्रशासकीय कार्य करते थे, सुरक्षा का कार्य करने वाले थे, ये दूसरा वर्ग रहा होगा। तीसरा, व्यवसायी एवं दस्तकार, जिसमें व्यापारी, उद्योग का कार्य करने वाले, जुलाहे, कुंभकार, धातुकर्मी, ये सभी व्यवसायी और दस्तकार वर्ग में रहे होंगे। और चौथा वर्ग श्रमिक और कृषकों का रहा होगा, जिसमें किसान या कृषक, श्रमिक, नगर के श्रमिक, गांव के श्रमिक, नगर ही यहाँ पर ज़्यादा मिले हैं, श्रमिक, मछुए का कार्य करने वाले या कृषि कार्य करने वाले लोग सम्मिलित थे। तो 4 वर्गों का अनुमान किया गया। विद्वान शिक्षक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, योद्धा प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग, व्यवसायी एवं दस्तकारों का वर्ग और श्रमिक और कृषक वर्ग, ये 4 वर्ग का अनुमान किया गया है। परिवारों को मातृ प्रधान परिवार माना गया है, मातृदेवी की मूर्तियों के आधिक्य के कारण और स्त्रियों से संबंधित जो प्रमाण ज़्यादा मिले हैं उसके आधार पर मातृ प्रधान परिवार होने का अनुमान किया गया है। संयुक्त एवं एकल परिवार की प्रथा रही होगी ऐसा माना जाता है। संयुक्त और एकल परिवार, मकानों की स्थिति से ऐसा अनुमान किया गया है। बड़े मकान हैं उसमें संयुक्त परिवार रहते होंगे और जो छोटे मकान हैं उनमें एकल परिवार की परंपरा रही होगी ऐसा माना जाता है। सामाजिक समानता की स्थिति स्पष्ट होती है मकानों की एक रूपता से। अधिक अगर अंतर इसमें धन के आधार पर या वर्ग के आधार पर ऊंचा नीचा या जाति जैसी कोई व्यवस्था ऊंच नीच की होती तो मकानों में अंतर मिलना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं है। इससे सामाजिक समानता स्पष्ट होती है। भोजन के रूप में शाकाहारी भोजन में गेहूं, जौ, चावल, मटर, खजूर, सब्जी, फल, दूध व दूध से बने पदार्थों के सेवन के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, ये शाकाहारी भोजन के रूप में। मांसाहार मछली, कछुए, मुर्गे, भेड़, गाय की संभावना व्यक्त की जाती है। ये अनुमान है। शाकाहारी जो भोजन है उसके प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन जानवरों के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि उनका भोजन ही किया जाता था, मरने के बाद भी उनके अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। किंतु शाकाहारी भोजन के जो प्रमाण मिले हैं वो अवश्य स्वीकार की जा सकती हैं, तो ये अनुमान किया जाता है। वेशभूषा, साल नुमा वस्त्र दाहिने कंधे के नीचे से बाएं कंधे के ऊपर से पुरुष लपेटा करते थे। दाहिने हाथ के कंधे के नीचे, इसलिए कि दाहिना हाथ अधिक फ्री रहे, उससे काम ज़्यादा करते हैं।
नीचे धोती की तरह का वस्त्र ये धारण करते थे। स्त्री पुरुष समान तरह का वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियां सिर के ऊपर एक कपड़ा पंखनुमा वस्त्र धारण करते थे। सूती और ऊनी वस्त्रों का बहुतायत से प्रयोग होता था। सिलाई के कार्य से परिचित थे। स्त्रियां केश विन्यास भी किया करती थीं। अधरराग या लिपस्टिक का प्रयोग करती थीं। सूती और ऊनी वस्त्र अधिक मात्रा में प्राप्त हुए। तो ये वेशभूषा की स्थिति थी। आभूषण जो ये धारण करते थे, स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे। अंगूठी, कड़े, कंगन, कंठहार, कुंडल स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे। चूड़ियाँ, कर्णफूल, भुजबंद, करधनी ये स्त्रियां धारण करती थीं। सोने, चांदी, हाथी दांत का प्रयोग उच्च वर्ग के लोग, हीरे के लिए भी कुछ विद्वान सहमत होते हैं कि हीरे का प्रयोग भी ये जानते थे या उसकी खोज कर चुके थे। तांबा, सीप, मिट्टी, रांगा और हड्डी से बने हुए आभूषण का प्रयोग निम्न वर्ग के लोग या गरीब वर्ग के लोग करते थे, ऐसा माना जाता है। गोमेद, मरकत, लाजवर्त, मोती का प्रयोग भी होता था। मोहनजोदड़ो में चांदी की चूड़ियाँ अंडाकार रूप में प्राप्त हुई हैं। 240 मनके या दाने के 4 लड़ वाली एक माला भी प्राप्त हुई है। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में कंघी, दर्पण जो कांसे का होता था, सुरमा हड़प्पा में प्राप्त हुआ है, सिंदूर, हेयरपिन, इत्र, अधरराग, जन्हू में अधरराग या लिपस्टिक प्राप्त हुआ है, पाउडर, रेजर, कांसे के रेजर, श्रृंगारदान जो मिट्टी, हाथी के दांत और धातु से बने हुए हैं, कंघा या कंघी धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से 4 कोण तारे से अंकित हेयरपिन भी प्राप्त हुआ है। दर्पण अंडाकार हुआ करते थे। तो सौंदर्य प्रसाधन की विविध सामग्रियां प्राप्त हुई है। आमोद प्रमोद के जो साधन थे, उन साधनों में आखेट या शिकार करना, क्रीड़ा, विभिन्न प्रकार के खेल, नृत्य, गायन, वाद्य, पशुओं की लड़ाई, मुर्गी की लड़ाई, द्यूत या जुआ, बच्चों के लिए खिलौने और विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन होता था। इसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो ये आमोद प्रमोद के साधन थे। औषधियों में हिरण की सींग, 12 सिंगा की सींग, नीम पत्ती, शिलाजीत का प्रयोग करते थे, इसके प्रमाण मिलते हैं। खोपड़ी की शल्य क्रिया के प्रमाण हमें कालीबंगा और लोथल में प्राप्त हुए। तो इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति और औषधियों का प्रयोग ये लोग करते थे, इसकी जानकारी हमें मिली है। गृहस्थी के उपकरणों में जो बर्तन प्राप्त होते हैं, उनमें घड़े, कलश, थाली, ग्लास, चम्मच और कुल्हड़ प्राप्त होता है। मिट्टी, कांसे, तांबे, यदा कदा सोना और चांदी के भी प्रमाण उपकरणों के लिए मिले हैं। टेराकोटा प्राप्त हुआ है, जिनमें लाल, कत्थई, पीले, काले पॉलिश किए हुए चमकदार टेराकोटा के बर्तन और उपकरण प्राप्त हुए हैं। मोहरें बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई हैं। चक्राकृति इनकी होती थी, चक्र जैसी आकृति, दांते जैसी आकृति। मोहर बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। अन्य वस्तुओं में चाकू, छुरी, सुई, कांटे, मछली पकड़ने के लिए कांटों का प्रयोग, कुल्हाड़ी, तकली, फावड़े जो धातु से बने होते थे, इस तरह के विभिन्न उपकरण प्राप्त हुए हैं। अंत्येष्टि क्रिया की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इनमें पूर्ण शव विसर्जन, पूरे शव का विसर्जन या दफनाते थे। दूसरे प्रकार में शव खुले स्थानों पर छोड़कर पशु पक्षियों के उपयोग के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता था और इसके पश्चात अवशेष जो बच जाते थे, हड्डियों का ढांचा जो सूख कर बच जाता था, उसको इकट्ठा कर उसे दफना दिया जाता था।
कुछ स्थलों पर दाह संस्कार के भी प्रमाण मिले हैं। जलाने के बाद भस्म को किसी कलश में रखकर भी दफनाया गया है, इसके भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो अंत्येष्टि क्रिया ये किया करते थे, इसकी जानकारी दफनाने और दाह संस्कार के रूप में भी प्राप्त होती है। उपासना की भी इनकी अपनी पद्धति थी। ये धर्म प्राण जन थे। मातृदेवी की मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर मिली हैं। शिव या पशुपति जिनको हम मानते हैं, उनकी मूर्तियाँ भी मिली हैं। पशुओं की मूर्तियाँ, वृक्षों, जल, नाग, लिंग, योनि, सूर्य और प्रकृति पूजन के प्रमाण मिलते हैं। तंत्र मंत्रों का प्रयोग का अनुमान भी किया जाता है, ताबीज भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उपासना की पद्धति का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब हम देख लेंगे आर्थिक दशा कैसी थी, कृषि की क्या स्थिति थी। कृषि, पशुपालन, व्यापार उन्नत अवस्था में थे। शिल्पकला का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता था। जल मार्ग, सड़क मार्ग से देश विदेशों में व्यापार प्रचलन में था। कृषि की स्थिति देख लेते हैं। प्रमुख जो फसलें थीं उनमें गेहूँ, जौ, कपास, मटर, चावल, तिल, तरबूज, खरबूज, नींबू, अनार, नारियल और केला था। हल के प्रयोग की सामान्य जानकारी तो नहीं मिलती, किंतु कालीबंगा में और वणावली में हल के खिलौने प्राप्त हुए। इससे ये तो प्रमाणित है कि कालीबंगा और वणावली में हल के प्रयोग की जानकारी इनको थी। उसका सीमित रूप से ही सही प्रयोग होता था, किंतु सामान्य सभ्यता के अन्य स्थलों में ये प्राप्त नहीं हुए। बांधों से नदियों की सिंचाई होती थी, कुओं से सिंचाई होती थी, इसके प्रमाण मिलते हैं। अन्नागार हड़प्पा में प्राप्त हुआ है, मुख्य रूप से अन्न भंडारण के प्रमाण मिलते हैं। सड़क के दोनों ओर 6-6 की संख्या में ये प्राप्त हुए हैं। अन्न के पिसाई की व्यवस्था होती थी अन्न भंडारों के बाहर। जलोढ़ मिट्टी से उपजाऊ मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा किया गया है। प्रमुख नदियाँ थीं उनमें, और उसके चारों ओर खेती होती थी। पाषाण कांस्य के उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे, इसके प्रमाण मिले हैं। नुकीले कुदाल का प्रयोग हल की जगह करते थे, ऐसा अधिकांश जगहों पर जानकारी मिली है। मिंजाई, कुटाई, पिसाई, सफाई की प्रक्रिया से परिचित थे। ओखली, सिल लोढ़ा के भी प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कृषि के विषय में इतनी जानकारी या बृहद जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार पशुपालन की स्थिति में जो पालतू पशु थे, पालने वाले पशु, उनमें गाय, बैल, भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ते, गधे, खच्चर, सुअर, ऊँट के अवशेष, यद्यपि ऊँट के अवशेष कम मिले हैं, घोड़ा नहीं मिला है, किंतु सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो सीमित मात्रा में सही सुरकोटदा के क्षेत्र में तो घोड़े का पालन होता था, बाकी स्थानों पर इसके प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। हाथी के प्रमाण को लेकर के कुछ विद्वान ये मानते हैं कि हाथी का पालन भी होता रहा होगा, किंतु इसके बहुतायत से प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। जंगली पशुओं में गेंडा, चीता, शेर, भालू, हिरण, बंदर, खरगोश का ज्ञान था। जल जीवों में घड़ियाल, कछुआ, मछली, पक्षियों में बतख, मुर्गी, चील, कबूतर, उल्लू, हंस, तोता, इनकी जानकारी थी। रेंगने वाले जीवों में चींटी, नेवला और सांप की जानकारी थी, इनके प्रमाण मिले हैं। इनका उपयोग पशुपालन का जो उद्देश्य था वो मांस की प्राप्ति, मनोरंजन, दूध, हड्डी की प्राप्ति, चमड़े की प्राप्ति, बोझ ढोने के लिए, कृषि कार्य के लिए, व्यापार या बैलगाड़ी में जोतने के लिए, ऊन के लिए, बाल प्राप्त करने के लिए पशुपालन की प्रक्रिया की जाती थी, या पशुपालन इन उद्देश्यों से किया जाता था। उद्योग एवं व्यवसाय के अंतर्गत अनेक प्रकार के व्यवसाय प्रचलन में थे। इनमें वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग अधिक विकसित था। कातने, बुनने, चरखा, तकली का प्रयोग जो मिट्टी व हड्डी के बने होते थे। वस्त्रों की रंगाई, कसीदाकारी से परिचित थे। इस तरह वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग के रूप में इस समय प्रचलन में था। धातु उद्योग
धातु उद्योग में सोना, चांदी, तांबा, रांगा मिश्रित धातु बनाने की कला का भी इनको ज्ञान था। सोना, चांदी, तांबा इनको मिलाकर मिश्रित धातु भी ये बनाया करते थे। तांबे का प्रयोग अधिक हुआ था। उपकरण, औजार, हथियार और बर्तन भी तांबे से बनाए गए थे। तांबा और रांगा को मिलाकर कांसा बनाने का भी इनको ज्ञान था। कांसे के उपकरण भी बड़े पैमाने पर मिले हैं। स्वर्ण आभूषण भी ये बनाया करते थे। बर्तन निर्माण उद्योग, इसके अंतर्गत तांबा, कांसा, पीतल और मिट्टी टेराकोटा के बर्तन, कलश, ग्लास, कटोरी, चम्मच, चिमटा, देगची, तांबे की बड़ी देगची में 100 से अधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो बर्तन बड़े पैमाने पर अनेक स्थलों पर प्राप्त हुए। आभूषण में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीप, हाथी दांत और मिट्टी से बनते थे। गोमेद, मरकत, लाजावर्त, मोती, हीरा के बारे में भी कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं कि इसका भी उपयोग होता था। इनसे आभूषण और रत्नों का प्रयोग ये करते थे, इनके बारे में जानते थे। हड़प्पा में 240 मनकों की 4 लड़ वाली एक माला प्राप्त हुई है। तो आभूषण बनाने की कला का भी इनको ज्ञान था। कुंभकार उद्योग भी प्रचलन में था। कुम्हारों के द्वारा या कुंभकारों के द्वारा मुहरे, खिलौने, मनके, बर्तन का निर्माण ये करते थे। चाक का प्रयोग ये जानते थे। बर्तनों की रंगाई, उस पर चित्र बनाना, उसे अलंकृत करना। मृद भांड बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। तक्षक व्यवसाय भी या बढ़ई का कार्य भी होता था। लकड़ी से खिड़कियां मकानों के लिए, उसके लिए दरवाजे, रोशनदान बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे। मकानों में इनका प्रयोग था। अनुमान किया जाता है कि फर्नीचर भी बनाए जाते रहे होंगे, यद्यपि इनके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। लकड़ी के खिलौने भी बनाए जाते थे। तो लकड़ी का व्यवसाय, तक्षक व्यवसाय भी इस समय था। गुड़िया और खिलौना बनाने का व्यवसाय भी केंद्रित था। बड़े पैमाने पर गुड़िया और खिलौने प्राप्त होते हैं। बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए यह व्यवसाय प्रचलन में था। मुहर निर्माण कार्य, मिट्टी की बड़ी संख्या में मुहरें प्राप्त हुई हैं। इसको व्यापार के उद्देश्य से, पहचान के तौर पर या मुद्रा की तरह प्रयोग होता था, यह स्पष्ट नहीं है, किंतु बड़ी संख्या में मुहरें, मिट्टी से बनी हुई मुहरें चक्राकृति में प्राप्त हुई हैं। हथियार और औजारों का निर्माण भी होता था। ये तांबे, कांसे, पत्थर के भी प्राप्त हुए हैं। बर्छी, कुल्हाड़ी, गदासिर, कटार, तीर, छुरे, छेनी, बसुला, उस्तरे, बर्मा, खाल उतारने के लिए छुरी, इस तरह के हथियार, औजार और उपकरण प्राप्त हुए। व्यापार की जहाँ तक स्थिति थी, आंतरिक व्यापार दक्षिण भारत, गुजरात, कश्मीर, कर्नाटक और नीलगिरी, राजस्थान के क्षेत्र के साथ व्यापार या आंतरिक व्यापार देश के भीतर का व्यापार था। बाह्य व्यापार में अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, ईरान से सीसा, सुमेरु, मिस्र, इराक, क्रीट आदि के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे विदेशों में। जल मार्गों से भी व्यापार हुआ करता था, क्योंकि थल मार्ग से कई स्थल जुड़े हुए नहीं थे। जहाज़ों में व्यापार किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। निर्यात की वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी दांत से बनी हुई सामग्री, लकड़ी की वस्तुएं थीं, ऐसा अनुमान किया गया। आयात मुख्य रूप से सोना, चांदी, धातु के आभूषण और कच्चा माल प्राप्त किया जाता था और उसे तैयार माल करके पुनः उसका व्यापार किया जाता था। वस्त्र विनिमय की प्रथा थी। खाद्य सामग्री, वस्त्र, धातु निर्मित सामग्री आदि के माध्यम से वस्तु विनिमय किया जाता था। एक वस्तु को लेकर उसके स्थान पर दूसरी वस्तु प्राप्त करना। कच्चा माल गुजरात, सिंध, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और इराक से प्राप्त किया जाता था। तांबा राजस्थान, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। पाषाण जिनका प्रयोग किया गया उसमें फ्लिंट, चर्ट, पाकिस्तान के रोड़ी और खक्खर से प्राप्त किया गया था।
सिंधौ की मोहरें बड़े पैमाने पर अन्य स्थलों पर भी प्राप्त हुई हैं। इनमें मेसोपोटामिया और अन्य स्थल हैं जहाँ पर ये प्राप्त हुई हैं। भारत के अनेक क्षेत्रों में ये प्राप्त हुई हैं, वहाँ से इनका व्यापारिक संबंध था। पिगट महोदय मानते हैं कि दास व्यापार का भी प्रचलन था। यद्यपि उनका आधार क्या है ये कहा नहीं जा सकता, किंतु दास व्यापार का अनुमान पिगट लगाते हैं। बैलगाड़ी और जहाज़ों का प्रयोग व्यापार के उद्देश्य से किया जाता था। विदेशी व्यापार जल मार्गों से, जहाज़ों से किया जाता था और स्थानीय जो व्यापार था वह बैलगाड़ी के माध्यम से या भैंस गाड़ी के माध्यम से किया जाता था। माप तौल के लिए जो सामग्री मिली हैं उनमें बटखरे, बाँट प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। इनका अनुपात 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 और 64 का है। भूरे रंग के चर्ट, चूना के पत्थर, सैल खड़ी, स्लेट के पत्थर, चार्ल्स डोनी आदि का प्रयोग इनके लिए किया गया है। मिट्टी व धातु के तराजू के पलड़े प्राप्त हुए। मिट्टी के और धातु के तराजू के पलड़े मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सीप का एक मानक बाँट प्राप्त हुआ है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, जिससे ये पता चलता है कि हाथी का ज्ञान भी इनको था, क्योंकि हाथी दांत से वस्तुएं बनाई जाती थी। हाथी दांत से बना एक स्केल या पैमाना प्राप्त हुआ है, लोथल से ये मिला है। 0.8565 ग्राम छोटी बाटें प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से 0.274.938 बाँट ग्राम का बाँट भी प्राप्त हुआ है। विनिमय की स्थिति में सिक्के का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली मुख्य रूप से थी। व्यापारी वस्तुओं का एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु की प्राप्ति होती थी। मुहर लगाने की प्रथा थी, सील की। कुछ लोग मोहरों का महत्व भी इसके लिए स्वीकार करते हैं। स्वर्ण और चांदी के मोहरों से कुछ लोग मानते हैं कि व्यापार किया जाता था, किंतु इसके स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। सामान्यतः वस्तु विनिमय की प्रथा स्वीकार की जाती है। परिवहन या यातायात की स्थिति में 2, 4 या भैंस गाड़ी का प्रचलन था। खिलौने, बड़े पैमाने पर खिलौने के रूप में गाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे अनुमान किया गया है कि उनमें बैलों और भैंसों का प्रयोग किया जाता था। सामग्री ढोने के लिए खच्चर, बकरे, हाथी का भी प्रयोग होता था। ऊँटों का प्रयोग भी होता था, किंतु कुछ विद्वान हाथी और ऊँटों के प्रयोग को स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु कुछ प्रमाण इसके मिले हैं। हाथी दांत से सामग्रियाँ बनाई जाती थीं, तो निश्चित रूप से इनका भी उपयोग भले ही कम होता हो पर अवश्य उपयोग होता रहा होगा। जल व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। लोथल बंदरगाह मिला है, यहाँ पर जहाज़ों के रुकने, नावों के रुकने के प्रमाण मिलते हैं। रथों का प्रयोग भी होता था। हड़प्पा में जो खिलौने मिले हैं उनसे रथों के प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती है। सुमेरु के साथ सिंधौ सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। परस्पर मुहरें एक दूसरे के स्थलों में प्राप्त होती हैं। सुमेरु सभ्यता में सिंधौ सभ्यता के लिए दलमुन और मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधौ सभ्यता या यहाँ की भारतीय सभ्यता के लिए दलमुन और मेलुहा शब्द का प्रयोग हमें प्राप्त होता है। यद्यपि मेलुहा का संस्कृत में और यहाँ के इसमें अलग अलग उसके अर्थ निकाले जाते हैं, किंतु सुमेरु सभ्यता में मेलुहा शब्द सिंधौ सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये इस समय की आर्थिक जीवन की स्थिति थी। अगले वीडियो में हम धार्मिक जीवन, किस प्रकार से सभ्यता का विनाश हुआ था, इसकी लिपि आदि के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक।